नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस दूसरे एपिसोड के 26वें क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका जेठ के इस दूसरे मंगलवार और हमारे करीब में हमारा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या से मात्र 22 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर ही मैं स्थित हूँ। इसलिए आप सबको भगवान श्री राम के इस जन्मभूमि स्थल से मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। बस्ती और अयोध्या के बीच का हरैया उपनगर है, जिसके हाईवे पर मेरा निजी आवास है और बस्ती शहर में मेरा आवास है, जहाँ पर मैं प्रतिदिन चिकित्सा कार्य करता हूँ। यहाँ घर पर भी मेरी चिकित्सा कार्य चलता है। औषधियाँ मैं दोनों स्थानों पर रखता हूँ। जहाँ मुझे जब जिस तरह के अवसर मिलते हैं, मैं अपने इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों का अपने चिंतन, शोधन और मनन का प्रयोग निरंतर करता हूँ। हमको रोगी दोनों ही स्थानों पर मिल जाते हैं। कल कुछ विषय से अलग हम चले गए थे, हालांकि उस विषय के विपरीत मेरा जो स्टेटमेंट था वो हमारे देश के हर राज्यों के वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों को बड़ा पसंद आया। क्योंकि जब कोई तीर चलाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने तीर चलाते समय कृष्ण ने यही कहा था कि तुम्हारे सामने कोई न तुम्हारा भाई है, न भतीजा है, न चाचा है, न मित्र है। तुम्हें सिर्फ अपने सामने धर्म के साथ चल करके अपने धनुष का प्रयोग करना है, धर्म के साथ। तो मैं भी अपने धनुष का प्रयोग धर्म के साथ कर रहा हूं। अब मेरे सामने कौन आता है ये मैं नहीं देखता, वो मेरा मित्र है या मेरा मित्र रहा है, या मेरा शुभचिंतक है या मेरा शुभचिंतक रहा है, यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि जब मैं अपना समय लगा करके अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से अपने साथियों को कुछ बताना चाहता हूँ, तो लोग मेरे ही नाते अपने 45 मिनट खराब कर देते हैं केवल मुझको कुछ समझाने के दृष्टिकोण से। तो स्वाभाविक था कि मुझे उनका जवाब देना था और मेरे जवाब को पूरे देश ने पसंद किया। सुबह से बहुत फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया, मध्य प्रदेश से बहुत लोगों ने फ़ोन किया, दिल्ली से कई लोगों के फ़ोन मेरे पास आए। एक दो लोगों से मैंने भी दिल्ली फ़ोन लगा करके बात किया। मैं लोगों से ये जानना चाहता था कि मैंने अपने स्टेटमेंट में कुछ गलत बातों का प्रयोग तो नहीं कर दिया। लेकिन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, अगर वो आपके ऊपर सीधा आक्रमण कर रहे थे तो जवाब देना आपका फर्ज बनता था और आपने अच्छा जवाब दिया। चलिए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। समय के अनुरूप मैं यस1 और यस2 की बात आपसे कर चुका था। आज मैं यस3 और यस5 की बात करूँगा। बीच के जो हमारे कंपाउंड मेडिसिन हैं, जैसे यस4 है, यस7 है, यस9 है, हम कंपाउंड मेडिसिन जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि कंपाउंड मेडिसिन के बारे में हमको बताने के लिए उनमें जितनी औषधियाँ मिलाई गई हैं, फिर उनके पौधों का हमको विश्लेषण करना पड़ेगा और उनके विश्लेषण के आधार पर फिर उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, जो एक लंबा समय है। पहले हम सीरियल से सारे औषधियों को निकाल दें, फिर कंपाउंड मेडिसिन में उतरेंगे। इस नाते आप ये प्रतीक्षा करें, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। हाँ, एक जरूर इन्फॉर्मेशन ये है कि कल यानी 20 मई से लेकर के 30 मई तक, ये 10 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड में मैं आपसे दिन में मुलाकात अब नहीं कर पाऊंगा। मैं रात में ही आपसे मिलूंगा, क्योंकि दिन में हमारे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की कापियों का मूल्यांकन आरंभ हो चुका है और मैं एक केंद्र पर उप प्रधान परीक्षक के रूप में नियुक्त हूँ और मेरे अंडर में जो परीक्षक हैं, बिना मेरे पहुँचे उनका काम आरंभ नहीं होगा। लिहाजा मुझे समय से विभागीय ड्यूटी भी निभाना है। तो ऐसी दशा में मैं कल से 20 मई से लेकर 30 मई तक आपके बीच सुबह नहीं रह पाऊंगा। सायंकालीन में जब मैं घर लौटूंगा और फिर फ्रेश होने के बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। मेरा ये क्रम जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि अब मैं कोई दिन निश्चित नहीं करूंगा, बल्कि मैं जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी आजीवन मैं आपको कुछ ना कुछ बताता ही रहूंगा। क्योंकि अब अपने लिए कुछ नहीं करना है। अपने लिए ना मुझे रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे नेम एंड फेम चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने जिंदा रहने तक आप सबको कुछ अच्छी बातें बता ले जाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। जिनको मान्यता दिलानी हो मान्यता की लाइन में खड़े रहें, जिनको सरकार की बटलिंग करनी हो सरकार की बटलिंग लाइन में खड़े रहें। अनिल श्रीवास्तव को इसी बंद कमरे में, जिस बंद कमरे की
व्याख्या पिछले 45 मिनट में उन्होंने अपने वीडियो में किया। मैं इसी बंद कमरे से आपको कुछ बंद चीज़ों को खोल करके आप तक भेजता रहूँगा, क्योंकि भगवान जिस मंदिर में बंद होते हैं, प्रसाद लेने लोग उसी बंद मंदिर के सामने खड़े होते हैं, भगवान वहाँ से उठ के कहीं नहीं जाते। तो ऐसी दशा में अगर आपने मुझे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपना शुभचिंतक माना है, तो मैं अपने इसी बंद कमरे का उपयोग कर लूँगा, लेकिन कुछ करता रहूँगा। मैं आपके लिए कुछ न कुछ करूँगा। न मुझे किसी मंच की अब आवश्यकता है, न मुझे किसी साथी की आवश्यकता है, और न मुझे नेम एंड फेम में बड़े बड़े लोगों के साथ की आवश्यकता है। मुझे अपने उन साथियों की आवश्यकता है जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अच्छे सवाल कर रहे हैं, और मैं उनके सवालों को जवाब देने में अपने आप को भी समाहित कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ प्रसंगवश के बाद यश 3 में पौधे तो आपके 9 ही हैं। जो यश1 में आपने पौधे मिलाए थे, जिसमें यश1 के जो पौधे आपने लिए थे, उसमें था कॉकलेरा ऑफ्लेंसिस, हाइड्रेस्टिस कैनाडिसिस, मैट्रिकैरिया कैमोमिला, नस्ट्रम ऑफ्लेंसिस, सक्रोफ्लोसा नोडुसा, स्माइलेक्स मेडिका, स्ट्राइकोनोस नक्स बोमिका, तुलसीगो फेरिरा और वेरोनिका ऑफ्लेंसिस। ये 9 पौधों से यश1 बना था। फिर इसमें से एक पौधा स्ट्राइकस नक्स बोमिका के स्थान पे यश2 में जाकर के लाइकोपोडियम ऑफ्लेंसिस मिलाया गया था। और जब हम यश3 में आते हैं तो केवल और केवल हम स्ट्राइकोनॉस नक्स के यहाँ पर रियम प्लेमेटम कर देते हैं। रियम प्लेमेटम का जो सबसे अधिक प्रभाव है शरीर पर, वो ये देखा गया है कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के निचले भाग के रेक्टम पार्ट में ज़्यादा सक्रिय दिखाई पड़ता है। इस पौधे की जो उपयोगिता है, विशेष करके कई किताबों ने इस बात को लिखा है कि बच्चों में बदबूदार खट्टी डकार के साथ खट्टे तरीके के बदबूदार मल पदार्थों का बाहर निकलना, दांत के निकलने में मुश्किल होना, अधिक सरदर्द में बताया गया है। इन तमाम गतिविधियों में जो ये पौधा सम्मिलित है, इसके जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं इस पौधे के, कि इन बातों के लक्षण इस पौधे में दिखाई पड़ते हैं इसकी दवा से। तो इस पौधे के मुख्य रूप से जब हम यश3 में इसको मिला देते हैं, शेष हमारे 8 पौधे वही हैं जो यश1 में और यश2 में हैं। तो हमारे इस पौधे के मिलाते ही यश3 की औषध की कार्यविधि हमारे स्पाइनल नर्व कार्ड पे हो जाती है। अब स्पाइनल नर्व कार्ड जो हमारे कल जब मैं आपको ब्रेन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था कि हमारे जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे जो रीढ़ की हड्डी हमारी कार्डल तक जाती है, उसके दोनों साइड में नर्व्स चलती हैं। राइट साइड में राइट अंगों के विभाजन के लिए और लेफ्ट साइड में लेफ्ट अंगों के विभाजन के लिए। तो ये स्पाइनल नर्व जो होती है, स्पाइनल नर्व कार्ड, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में चलती है। तो इस यश3 का जो सामूहिक क्रम बनता है, हर पौधों के लक्षणों को देखते हुए ये स्पाइनल नर्व कार्ड पर अपना विशेष प्रभाव दर्शाती है। और जब स्पाइनल नर्व कार्ड पर अपना विशेष प्रभाव दर्शाती है, तो स्पाइनल नर्व कार्ड का काम क्या होता है? जो आपके सेंसिटिव नर्व सिस्टम है बॉडी में, सूचनाओं को लाना, ले जाना, बाहर के त्वची आवरण की रक्षा करना, वहां के संदेशों को ग्रहण करना, इस सीधा सा तात्पर्य है कि यश3 का पूरा प्रभाव हमारे शरीर के बाहरी आवरण पर ऊपर से नीचे तक दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग स्किन डिजीज में ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अब कई लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी के रोगों के शब्दों को अपने शब्दों में लिया करिए, तो कोशिश करूंगा कुछ अच्छे रोगों के नाम के साथ आपको व्याख्या करने की। लेकिन अब रोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनके नाम इतने ज़्यादा हो गए हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों में, कि हर रोग की के आधार पर व्याख्या करना ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का। हमारे जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, ये सारे के सारे हमारे उस रोग से संबंधित हमको लक्षण प्रदान करते हैं, जिससे हम चिकित्सा कार्य को आसानी से कर ले जाते हैं। हम रोगी को आसानी से ठीक करके जज कर लेते हैं कि इसके इस अंग में हमें ये दिख रहा है। सपोज ये कि कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। अभी बहुत एक अच्छा उदाहरण मेरे सामने आया पिछले 3 महीने में।
हमारे एक बहुत ही निकटवर्ती चिरपरिचित हमारे एक मित्र थे और उनका लड़का स्लिम बॉडी का था। उसको धीरे धीरे उसकी भूख कम होती गई। पहले उसको हल्का सा फीवर हुआ, फीवर के बाद भूख कम होती गई। धीरे धीरे भूख कम होने के बाद उसको ये लगा कि उसके पेट में उठने पर नाभि के बगल में लेफ्ट साइड में हल्का सा दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसकी वीकनेस बढ़ती गई, सांस उसकी फूलने लगती थी जब वो पैदल चलता था। और उसके नाभि के बगल में अम्बिलिकल रीजन होता है, अम्बिलिकल रीजन के लेफ्ट साइड में भी ठीक बगल में इंटेस्टाइन के आसपास उसको पेन महसूस होता था। दबाने पे लगता था कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। वैसे दर्द नहीं होता, लेकिन चलने पे दर्द होता था। कई चिकित्सकों से उन्होंने संपर्क किया, एलोपैथी के चिकित्सक से संपर्क किया। उन्होंने अपनी दवाओं को लिखा, दवाएं दी। उन्होंने अपने हिसाब से उसको ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण देखते हुए कुछ दवाओं को सजेस्ट किया। दवाएं चली भी, लेकिन अपेक्षित लाभ उस पेशेंट को मिल नहीं रहा था। मेरे संपर्क में वो आए, मैंने भी उनकी सारी रिपोर्ट देखी। तो मैंने कहा ठीक है, इसका सीटी स्कैन कराइए। अगर ये अल्ट्रासाउंड में ग्लैंड दिख रहा है कि यहाँ पे कोई हमको मांसपेशियों का टुकड़ा लग रहा है, तो जरा सीटी स्कैन में ये पता चलेगा कि वास्तव में किस स्थिति में है, क्या है। सीटी स्कैन में भी ये पता चला कि इंटेस्टिनियल ट्रैक के बीच में एक इन्फ्लामेशन दिखाई पड़ रहा है मांसपेशियों का, मसल्स का। तो मैंने उनको अपने जो मेरी समझ में आया, अभी उस फार्मूले पे चर्चा नहीं करूंगा, जो मेरी समझ में आया मैंने उस तरह की दवा बना करके हमने कहा कि आप जो दवा चला रहे हैं, आपको इच्छा हो तो दवा चलाइए और न चलाना हो तो बंद कर दीजिए, लेकिन मेरी ये दवा दिन में 6 बार लगातार आप अपने बच्चे को देते रहिए। वो अंग्रेजी दवा अन्य चिकित्सक के परहेज करके 1 महीना 1.5 महीना देखा जा चुका था। मेरी दवा देने के बाद उस पेशेंट का ये जवाब था कि जब से मैंने आपकी दवा आरंभ की है तब से मेरी भूख बढ़ गई है, मेरे पेट का पाचन क्रिया सही हो गई है, मेरे मस्तिष्क में जो तनाव था वो समाप्त हो गया है, मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस करता हूँ। ये उसके ज़बान की बात थी। तो मुझे लगा कि मैंने उससे पूछा तुम्हारे पेट का दर्द क्या है, तो कहता दबाता हूँ तो पता नहीं चलता है। तो मुझे लगा कि मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास मेरा सफल रहा। मैं दावा नहीं करता कि मैंने उसको कंप्लीट सही कर दिया, अभी भी दवा मेरी चल रही है और उसको लाभ हुआ। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, बच्चे की भूख बढ़ गई, बच्चे की हेल्थ जस्ट डबल हो गई। 2 महीने दवा खाने के बाद जो उसको लोग देखते थे, वास्तव में देखने पे वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट लगता था। अनुमानतः भी वही था, लेकिन उसके खान पान, हमारी औषधियों से उसके भूख में जो खुली, पाचन क्रिया उसकी अच्छी हुई, निष्कासन क्रिया, एक्सक्रेशन सिस्टम भी उसका इन्वॉल्व हुआ, सीएनएस का अपना इंक्रीज किया सिस्टम हमने, और इसके बाद वो प्रसन्नचित रह करके खाता है, पीता है, घर के सारे काम करता है और चलता भी और अपनी नौकरी भी करता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आप, और इसमें मैंने चलाया क्या, इसमें मैंने पी ग्रुप की मेडिसिन चलाई, एस ग्रुप की मेडिसिन चलाई, सी ग्रुप की मेडिसिन चलाई, और सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी मैंने सिर्फ 7 दिन चलाया था, वो था मेरा आरी, क्योंकि मुझे आरी दे करके सारे सिस्टम को इंक्रीज करना था। फिर मैंने आरी को बंद कर दिया और केवल फंक्शनल ग्रुप में एस ग्रुप, सी ग्रुप और पी ग्रुप की मेडिसिन को मैंने चलाया। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई, इंटेस्टिनियल की कैपेसिटी बढ़ाई, और वहाँ पे जो ठोस मुझे लग रहा था कि ये गांठ टाइप की बन रही है, उसके लिए मैंने C4 और S5 को साथ में लगा दिया। ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं अभी इस फार्मूले पर कंफर्म आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसलिए पूरे फार्मूले को नहीं बता रहा हूँ कि जब मैं पूरा अपेक्षित परिणाम देख लूँ। हमारे साथी लोग कहते हैं ना कि अपेक्षित परिणाम वाले लोग मुझे चाहिए। मुझे फिर हंसी आती है उनकी इस बात पर कि वो कहते हैं मुझे 40 साल से 50 साल वाले अनुभव वाले व्यक्ति नहीं चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने साथ, उनको चाहिए जो परिणाम देते हो। तो परिणाम यही तो है, जब आप प्रयोग करेंगे, रोगी को आप दवा देंगे, रोगी अपनी बातों को बताएगा, आप 50 मरीज में से 2 अच्छे मरीज ठीक कर ले जाएंगे, वो आपका नाम करेंगे। और यही हर चिकित्सक के साथ होता है, हर चिकित्सा पद्धति के साथ होता है। ऐसा नहीं कि एक चिकित्सक के पास जितने रोगी आते हैं सब ठीक ही हो जाते हैं, उसमें से 20%, 30%, 40% रोगी वेल अप टू डेट हो जाते हैं, 60% रोगी सेटिस्फाइड होते हैं, और 80% रोगी ये कहते हैं हाँ मुझे लाभ हुआ है, मैंने फला डॉक्टर से दवा कराई थी। लेकिन
100% जिसको स्वस्थ होना कहते हैं वो 30 से 35% ही हर चिकित्सक के रोगी होते हैं। शेष साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। एक डॉक्टर के पास जाने पे हम रोगी से किस तरह की बात करते हैं, रोगी को किस तरह की सहानुभूति देते हैं, रोगी के परिवार से किस तरह का सहानुभूति का प्रेक्षण प्राप्त करते हैं, ये हमारी एसेसरी चीज़ें होती हैं। तो यस3 में जब हमने स्ट्राइकस नक्सगोमका के स्थान पे हमने रियम पाल्मेटम जब दिया तो ये पूरी की पूरी हमारे स्पाइनल नर्व सिस्टम से संबंधित पूरे के पूरे शरीर के बाहरी आवरण पर सारी की सारी अनुभूतियों को ग्रहण करने लगा। और स्पाइनल नर्व के टिश्यू फ्लूइड में जब इस प्रकार के एंजाइम्स की कमी हो गई कि वो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने में सक्षम ना हो और खुजली हो रही है, दांत बनता जा रहा है, अकौता, चर्म रोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे स्किन लेवल जो टिश्यूज हैं, स्किन लेवल पर जो सेल्स हैं, वहां पर हमारे शरीर में उनके जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वहां पर उन एंजाइम्स की कमी हो रही है। हम उस एंजाइम्स की पूर्ति यस3 के माध्यम से करते हैं। यस3 के देते ही हम स्किन डिजीज पे कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन डिजीज के पहले हम स्पाइनल नर्व को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल नर्व पर जब हमारा ये प्रभाव हो जाता है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, अपने बाहरी आक्रमण के लिए, तो हम स्वाभाविक है कि हमको यस3 में स्किन डिजीज पर इसका प्रभाव अच्छा देखा गया है। हालांकि एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रेटरी सिस्टम और साथ ही साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी इसका प्रभाव देखा गया। हम लोगों ने तो स्पेशली इसको टेस्टिकल्स की दवा बनाई थी कि यस3 केवल टेस्टिकल्स के लिए है। हमारे टेस्टिकल्स के स्कॉटल सैक पर अगर खुजली होती है, आमतौर से 80% लोगों को टेस्टिकल में खुजली ज़्यादा होती है, इसलिए कि दिन भर वो पसीने से तर रहता है, अंडरवियर पहने रहते हैं, वहाँ पे एक्सर्शन होता है, टाइटनेस होता है, हवा नहीं मिलती है, लिहाजा वहाँ पर नमी के बने रहने के कारण खास करके दाद और खुजली ये दोनों हमारे जांघों के बीच के आसपास ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी दशा में हम यस3 को आंख मूंद करके अगर प्रयोग करते हैं और उसके साथ अन्य औषधियाँ मिलाते हैं तो ये फायदा होगा। क्योंकि हम किसी रोग की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम पौधों की चर्चा कर रहे हैं, इस नाते हम सिर्फ इतने कह सकते हैं कि यस3 का जो कॉम्बिनेशन है पौधों का, ये हमारे बहुत अच्छा प्रभाव इसका स्किन पर और टेस्टिकल्स के आसपास के अंगों पर मिल रहा है। यही बात फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास भी इस तरह की नमी और वहाँ के नमी से होने वाले रोग, या हम ये कह सकते हैं कि फंगस इन्फेक्शन से हमारे जितने भी रोग होते हैं शरीर में, वहाँ पर यस3 का प्रभाव बहुत अच्छा देखा गया है। अब आइए हम यस5 की बात करते हैं। यस5 में वही स्थिति है कि हम नक्सगोमका को हटा करके हम वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस दे देते हैं, शेष सारे पौधे वही रहते हैं। हमने यस ग्रुप में सिर्फ एक एक पौधा हटाया, बाकी सारे पौधों के लक्षण चूंकि मैं आपको यस1 में बता चुका हूँ, यस1 को हमने मास्टर मेडिसिन स्वीकार कर लिया है, तो मास्टर मेडिसिन के जो पौधे हैं उसको हम अलग नहीं कर रहे हैं। हम मास्टर मेडिसिन के 8 पौधे बिल्कुल सेम रख रहे हैं, केवल एक पौधे को हम अलग करते जा रहे हैं। एक पौधे के अलग करने से उसके लक्षण हमारे पास बदलते जा रहे हैं। और ये जो बर्बेरियस पौधा हमने यहाँ पर लिया, इस बर्बेरियस पौधे की जो बॉटनिकल स्पीसीज में हमको इसके लक्षण दिखाई पड़े, वो था कि ये औषधि हमारे किडनी के दर्द को दूर करने में सहायक है। यूरिनरी ब्लैडर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। जलन में, यूरेथ्रा में यानी हमारे पेशाब की नली में अगर कोई जलन होती तो उसको दूर करता है। मसल्स के ऐंठन में, मांसपेशियों के ब्लड सर्कुलेशन के रुकने पर ये काम करता है। टिश्यू जहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं, टिश्यू जहाँ पर डैमेज हो रहे हैं, जहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, वहाँ पर ये जा करके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। यस5 का काम हमारे यहाँ यस5 एंटीपायरेटिक मेडिसिन मानी जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो मेरा अपना अनुभव रहा है। बाकी लोग क्या देते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई फोड़ा या फुंसी या कोई बहुत बड़ा घाव हो गया है जहाँ पर आप दर्द की बात कर रहे हैं, अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो फिर कल वाली बहस हो जाएगी, इस नाते मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यस5 को जो मेरे निरंतर प्रयोग से आया है कि किसी भी प्रकार के अस्थायी दर्द में, चोट लगी है आपको, हड्डी आपकी टूटी नहीं है लेकिन हड्डी में
जो है वहाँ के आसपास के मसल्स का फ्रैक्चर हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, फोड़ा निकल आया है, फुंसी निकल आई है, गांठ बन गई है, पेन आपको लग रहा है, ऐसी दशा में हम S5 का प्रयोग बहुतायत करते हैं। उसके साथ हम अलग से एसेसरी मेडिसिन लगाते हैं। S5 के साथ हम A1 लगा सकते हैं, A2 लगा सकते हैं, या अगर हमको दोनों नहीं मिल पा रही तो हम C7 का प्रयोग कर देते हैं। C7 चूँकि एक कंपाउंड मेडिसिन है जिसमें S5 और A2 दोनों का मिश्रण होता है। तो हमारे पास ये हमारे कई साथी रघुवर दयाल जी और महेंद्र शेंकर जी, कई लोग हमारे इस पर आ रहे हैं। डॉक्टर मधेशिया जी गोरखपुर से, डॉक्टर RL यादव गोरखपुर से, डॉक्टर संजीव शर्मा ये ग्वालियर से हमारे इस पर लाइन पर हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब हमारे इस वीडियो पर अपनी कमेंट ले रहे हैं, दिल लिख रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। ये डॉक्टर सोनल कपूर आगरा से हैं। हाथरस से डॉक्टर AK भटनागर जी हैं। महाराष्ट्र से डॉक्टर PK कौल जी हैं। आप सब लगातार मेरे इस वीडियो पर अपनी कमेंट्स दे रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी भी इलाहाबाद से आ गए हैं, जिनसे डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी ने कल बताया कि लोगों ने उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो पर 4 लाइन की कमेंट्स मांगा था संबंधित वेबिनार के लिए। इसी तरीके से हमारे कई साथियों को फ़ोन कर करके उनसे फोटोग्राफ्स और वेबिनार को आरंभ करने के लिए कुछ कमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन डॉक्टर PK शुक्ला जी ने सीधे साफ मना कर दिया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अभी अभी लाइन पर हमारे डॉक्टर KP सैनी और डॉक्टर RP सैनी मथुरा से, डॉक्टर KP सैनी सतना से, डॉक्टर AK राय ग्वालियर से, आप सब हमारे लाइन पर हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो S5 के बाद हमने ये माना कि S5 में जो बर्बेरिस वल्गैरिस है, ये मांसपेशियों के बीच, टिश्यू फ्लूइड के बीच जो हमारे आर्टरीज और वेन्स में ब्लड की सप्लाई बहुत स्लो हो रही है और आगे कहीं पर स्वेलिंग हो रही है या वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड का जमाव हो रहा है, लिम्फ नोड वहाँ पे ग्लैंड्स कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंलार्ज कर रहे हैं और वहाँ पे WBC के बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। क्योंकि WBC वहीं बनेगा जहाँ पर ब्लड ब्लॉक होगा। ब्लड ब्लॉक होगा तो वो ब्लड की कोशिकाएं फिर क्षय होंगी, RBC क्षय होगी, WBC वहाँ बढ़ेगा, बाद में वो पस का फॉर्मेशन ले लेगा। तो पस फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम S5 के साथ तत्काल B और G का प्रयोग जब करते हैं तो वहाँ पर कोई भी घाव, कोई भी फोड़ा न सड़ने पाता है, न गलने पाता है, जल्दी रिपेयर होकर के उस घाव को, उस स्थान को सुरक्षित कर देता है। यानी अगर आपको कोई दवा याद नहीं आ रही है किसी फोड़े फुंसी या घाव को, या किसी ड्रेसिंग आपको करना है, हम लोग तो उस समय ड्रेसिंग मटेरियल जानते हैं क्या बनाए हुए थे। जैसे आपका टिंचर बेंजीन है एलोपैथी में ड्रेसिंग का मटेरियल, बीटाडीन है, ऐसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ड्रेसिंग मटेरियल में केवल B और G मिलाया था। B और G के लोशन को मिला लीजिए, 50% के रेशियो में एक शीशी में रख लीजिए और गाज में उसको डुबो करके किसी भी घाव पर या फोड़े फुंसी के स्वेलिंग पर बांध दीजिए। आप देखिए उसका लाभ क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको करके देखिए। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि ना तो मैं कोई मेडिसिन बनाता हूं, ना मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूं, ना मैं कोई संस्था चलाता हूं, ना मैं विद्यार्थी बनाता हूं। मैं अपने प्रयोग करता हूं और मुझे उस प्रयोग का अपेक्षित परिणाम मिलता है। मैं वो परिणाम आपको बता रहा हूं, आप भी प्रयोग करके देखिए। अगर आपको परिणाम मिलने में शंका हो रही है तो आप बताए गए प्रयोगों पर शंका मत कीजिए, आप उस मेडिसिन की शुद्धता की जांच कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन थोक के भाव में आपको सप्लाई कर दी जाती है। पहले कंपनियां आपको अच्छा मेडिसिन देती हैं और बढ़िया काम करता है, जब आप उनकी सप्लाई को बढ़ा देते हैं तो फिर वो आपके साथ धोखा करती हैं। इस पर भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरीशचंद्रा कुशवाहा ये भी लाइन पर आ गए हैं। कुशवाहा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे लाइन पर हैं और ज़्यादातर आपके कमेंट्स बड़े अच्छे आते हैं, आप हमको लाइक करते हैं। तो S1, S5, B और G ये घाव को भरने में वहाँ के, और उसमें अगर हम C5 मिलाते हैं तो टिश्यू रेमेडी भी उसी में आ जाती है। तो जो डैमेज कोशिकाएं होती हैं वो उनका रीअपेयरिंग शुरू हो जाता है और घाव जल्दी से फूलने लगता है। यानी S3 आपका स्किन डिजीज के लिए स्पेशलिटी और S5 आपका स्वेलिंग में किसी भी प्रकार का दर्द हो,
आपके कान का दर्द हो रहा है, सुबह शाम आप कान में दर्द महसूस कर रहे हैं, आप ये 5 की 2 बूंद डालिए, रुई में भिगो करके आप कान के आसपास ऐसे अंदर दबा करके रख लीजिए। आपको सर दर्द हो रहा है, आप माथे पर S5 का को लगा करके पट्टी कर लीजिए। आप 2 बूंद से 5 बूंद आप उसको पी लीजिए पानी में, 1 कप पानी डाल करके। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मैं बाहरी, जैसे मैंने कहा कि मत्थे पर लगा लीजिए, तो मत्थे पर लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन बाहर से भी असर करती है, मैं इस बात को नहीं मानता। वो सिर्फ आपके माथे वहां से अंदर कुछ एक स्किन के एक लेवल तक तो वो जाएंगी, लेकिन सरदर्द चूंकि आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई के कारण हो रहा है, जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो ऊपर की तरफ हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हमारे में शरीर में सरदर्द होने लगता है। यानी हाई ब्लड प्रेशर में ये काम होता है। आप कहीं से दौड़ करके चले आ रहे हैं, आप बहुत चिंतित हैं या कोई और बात है, डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी जी भी हमको प्रणाम कर रहे हैं। सर नमस्कार, मैं आपका नमस्कार स्वीकार करता हूं। आप सब हमारे साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। तो जब हम किसी हैं कि जब आप S5 को उसके अन्य मेडिसिन के साथ जब आप उसको ले लेंगे तो फिर वो जा करके आपके शरीर में काम करेगी। हम जो ऊपर से बैंडेज की बात करते हैं, ड्रेसिंग की बात करते हैं, ड्रेसिंग जब हम खुला घाव होगा और उस पर हम B और G की ड्रेसिंग करेंगे तो वो खुले घाव के टिश्यूज और स्किन सेल्स पर जाकर के B और G का प्रभाव शुरू हो जाएगा। लेकिन स्किन बंद है, बंद स्किन के ऊपर कुछ रखने का कोई मतलब नहीं। आप फिर आपको टंग के, आपको एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से, अपने नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही औषधि उस टारगेट पड़ेगा। तो जब आपका घाव मान लिया स्वेलिंग है, थोड़ा बहुत सूजन दे रहा है, आपको अंगूठी में चोट लग गई है और आप ब्लड नहीं बहा है वहां पे और सूजन हो रही है, वो दवा जब आपको अंदर से दी जाएगी, S5 आप 1 कप पानी में लेंगे और लगातार 1-1 घंटे 3 बार 4 बार लेंगे तो दवा वहां तक तुरंत पहुंचेगी और वहां से जो जमा हुआ ब्लड है उसको बैक करेगी। जमे हुए ब्लड से हम पीछे लौटेंगे। तो ऐसी दशा में S3 और S5 का ये उपयोग यहां पर देखने को मिला है। जी गुड मॉर्निंग, जरा मेरा इसमें क्लास चल रहा है, आप ऑनलाइन क्लास पे आइए तो मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ी देर, क्योंकि क्लास चल रहा है, इस नाते 10 मिनट बाद बात करिए। तो ये S3 और S5 का डिवाइडेशन है। हम चूँकि अब बहुत कम समय के लिए हम इसको करना चाहते हैं, इस नाते हम कोशिश करेंगे कि अब हम प्रतिदिन 30 मिनट के अंदर 2 औषधियों को उठा करके आपसे उस पर चर्चा करें और उस पर चर्चा करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ एकाध रोगों की भी चर्चा कर लें, जिस पर आज चूँकि स्किन डिजीज और एब्सेस पर या फोड़े पर, फुंसी पर या घाव पर मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। और अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न करने होंगे तो मेरे व्हाट्सएप खुले हुए हैं, आपके सवाल तो आते हैं, मैं आपको लिखता भी हूँ। एक सज्जन ने आज सुबह बात की थी टेम्परामेंट की, कि सर टेम्परामेंट के बारे में कुछ बोल दीजिए। मैंने अपने शुरुआती दौर के लेक्चर में टेम्परामेंट और डाइल्यूशन और निगेटिव पॉजिटिव इन तीनों पर चर्चा कर ली है। अब पुरानी चर्चा को फिर आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ना मैं जो है टेम्परामेंट को जानता हूं, ना मैं निगेटिव पॉजिटिव जानता हूं और ना मैं डाइल्यूशन जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं वही बता रहा हूं, वो मेरा अपना अनुभव है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी एक अथाह सागर है, इसमें सबको तैरना होगा और तैरने वाला जो सटीक तैराक होगा वो मझधार में चला जाएगा, वो बीच के मझधार से किनारे आ जाएगा। इस नाते आप सब कुछ मेरी बातों को लीजिए और कुछ अपने अनुभव कीजिए और दोनों को मिला करके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। कौन क्या कर रहा है और मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, अब मैं उन पर कतई नहीं जाऊंगा। हमारे तमाम साथियों ने हमको सलाह दी, सर आप अपना क्लास जारी रखिए, आप दूसरों की बातों को लेकर के हम लोगों का नुकसान मत करिए, आप कंटिन्यू रखिए पढ़ाना। और कई वरिष्ठ साथियों ने इस बात को सराहा है कि अनिल श्रीवास्तव अगर बंद कमरे से इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथियों को कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई सिर्फ इतनी है कि लोगों को लग रहा है कि जब लोग यूट्यूब से ही सारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीख जाएंगे तो फिर उनको कौन पूछेगा, उनकी किताबें कैसे बिकेंगी, उनकी दवाइयों के बारे में विश्लेषण कैसे होगा। मैंने शुरू में कहा है कि यदि किसी को मेरी बात खराब लगती तो मैं उनसे पुनः आज हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से, कि मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं था इस कार्यक्रम को आरंभ करने के पहले या आज तक
कि मैं किसी को हतोत्साहित करूं या किसी के बिजनेस पर जो है लात मारूं या किसी का बिजनेस बंद करूं या ठप करूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने जो मेरे सीनियर साथी कुछ भूले भटके हैं उनको रिफ्रेश कर दूं, मेरे नए साथी जो आ रहे हैं इस चिकित्सा पद्धति में उनको मनोरंजक ढंग से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में उनका और इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आने की संख्या लोगों की बढ़े। जब हमारे चिकित्सक बढ़ेंगे तो हमारा समाज में नाम भी होगा, हम समाज से इसकी मान्यता भी पाएंगे और सामाजिक मान्यता के बाद सरकार तो मान्यता अपने आप देगी। हम आईडीसी कमेटी के उन तमाम साथियों का अभिवादन करते हैं जो कुछ करके किन्हीं कारणों से वहां तक पहुंचे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि चिकित्सा की मान्यता की इज्जत की बात है, चिकित्सा के प्रतिष्ठा की बात है, तो मैं उनके साथ हूं, पूरा देश उनके साथ है। जहां पर अनिल श्रीवास्तव के विचारों की आवश्यकता होगी, जब मुझे सम्मान के साथ कोई याद करेगा तो अनिल श्रीवास्तव सदैव उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, सम्मान बेच के अनिल श्रीवास्तव ने ना कोई काम किया है और ना आगे करने की मैं सोचता हूं। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, तो मैं सम्मान के साथ ही आपके साथ बैठ सकता हूं। अगर आप अपमानित करने के लिए या मुझे बेइज्जत करने के लिए, मेरा टेस्ट लेने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए कि मुझे क्या आता है, मैं कितना जानता हूं, तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेरे 36 वर्ष का जो अनुभव रहा है, मैं उसको आप सब साथियों के बीच में शेयर कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो आप उसको ग्रहण करें, ना अच्छा लगे तो आप छोड़ दें। एक बाजार में बहुत सी दुकानें होती हैं कपड़े की, किसी को कोई दुकान पसंद आती है, किसी को कोई दुकान पसंद आती है। जिसको जो दुकान पसंद आती है वो अपना कपड़ा वहीं से खरीदता है। ये थोड़ी जरूरी है कि अगर बगल वाला दुकानदार खराब है तो जो है उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। हर दुकान चलती है, हर लोग चलते हैं, सिर्फ पसंद अपनी अपनी और समझ अपनी अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ आज S3 और S5 पर जो मैंने गहन चर्चा आपसे की है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मैं फिर आपसे S6 और S10 पर बात करूंगा और दोनों ही महत्वपूर्ण औषधियां हैं। कृपया आप लाइन पर रात में 9:30 बजे जरूर रहें।